नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद और मैं हूं आपके साथ साध्वी का धमाका, सनसनीखेज खुलासा। दरअसल मालेगांव विस्फोट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी बरी हो गए हैं। 17 साल पुराने केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा आज पहली बार राजधानी भोपाल पहुंची, जहां पूर्व सांसद ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। पूर्व सांसद ने इस मामले की जांच कर रहे अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। साध्वी ने बताया कि उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। जांच अधिकारी चाहते थे कि वे नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, राम माधव समेत दूसरे कई नेताओं के नाम लेकर उन्हें ब्लास्ट केस से जोड़ दें, तब वे उन्होंने बचा लेंगे और टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने किसी का नाम नहीं लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि उनसे कई लोगों के नाम लेने के लिए कहा गया था और ये सब करने के लिए उन्हें इतना टॉर्चर किया कि उनके लंग्स जवाब दे गए। पूर्व सांसद के मुताबिक उन्हें अस्पताल में अवैध रूप से हिरासत में भी रखा गया था। प्रज्ञा ठाकुर के मुताबिक उनके बहुत कुछ कहलवाने की कोशिश की गई उनसे, मगर असत्य नहीं बोला। आखिर क्या है इस मामले का सच? क्या ये राजनीतिक साजिश थी या जांच में चूक? मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है जी, और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के, और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था, और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, और इंद्रेश जी का है, और आदि मेरे से ले लिया। लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है, और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ। लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा, और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है, और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला, क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं। मतलब मैम इस बार पूरी तरीके से जीत है, धर्म की जीत है, सनातन धर्म की जीत है, और हिंदुत्व की जीत है। ये हालांकि ये लोग पराजित कभी कर नहीं सकते, इनकी दम नहीं है। ये सनातनी राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र की सदैव विजय ही विजय है। परंतु इन्होंने कुत्सित प्रयास जो किया है टॉर्चर करके, और सभी देशभक्तों को उसके अंदर ला करके जो कुत्सित प्रयास किया है उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं, और इन सबको दंड के लिए हम प्रयास भी करें। मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए प्रज्ञा सिंह ने कहा कि ये पूरा केस कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण बनाया, इस केस का कोई आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, और इसीलिए कांग्रेस ने न कभी देशभक्त पार्टी बन पाई और न ही बन पाएगी। प्रज्ञा सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने मालेगांव केस में बहुत कुछ कष्ट सहा है, बहुत कुछ झेला है। हम कभी भी अपने देश पर आंच नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने कहा कि धर्म और सत्य की जीत होती है, और ये सिर्फ मेरी नहीं, भगवा सनातन की नहीं, बल्कि राष्ट्र की विजय है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है, और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता, और जो सत्य था वो मेरे साथ था, और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई। विधर्मियों का नाश होगा, और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो हुआ है। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है, और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे अपने जीवित रहते हुए। कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं, और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है।
और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की और हर बार हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया। उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट मामले का जिक्र करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा समेत अन्य लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्हें जो कष्ट दिए गए वो बयां नहीं किए जा सकते। भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर कांग्रेस ने सनातन धर्म पर कलंक लगाने की कोशिश की, जबकि हिंदू धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने इसे सत्य और सनातन की जीत बताते हुए मांग की कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से साध्वी प्रज्ञा समेत सभी से माफी मांगनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने हर समय ये कुकृत्य किया। मालेगांव कांड में भी जिस प्रकार से बिना किसी तथ्य के साध्वी प्रज्ञा जी सहित अनेक लोगों को फंसाने की कोशिश कांग्रेस की सरकारों ने की, उनको कष्ट दिया गया। साध्वी प्रज्ञा जी को जो कष्ट दिया गया उसका बयान नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस और वो लोग जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी सहित सभी अभियुक्तों पर इस तरह का अत्याचार किया था, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने किस प्रकार मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोनी जुड़ेंगे। अनिरुद्ध से चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध, जिस तरह से ये पूरा मामला इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है, दोनों ही तरफ से बयानबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी इसे अपने साथ हुए अन्याय करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार सवालों के जवाब देती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले ही दिनों साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित मालेगांव ब्लास्ट के सभी सातों आरोपियों को एनआईए की विशेष कोर्ट ने मुंबई में रिहा कर दिया था और रिहा होने के बाद लगातार वे कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगा रही हैं। जांच एजेंसियों भी उनके निशाने पे है। और जहां तक बात करें आज की, तो आज सुबह लगभग 8 बजे के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची हैं और भोपाल एयरपोर्ट पे आते सही उन्होंने जो सबसे पहला शब्द कहा वो कहा कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है। और ये फैसला जो भी आया है उससे उनके समेत सातों आरोपी बेहद खुश हैं। और ये जीत न केवल एक फैसले की जीत है, एक केस की जीत है, बल्कि सनातन धर्म की जीत है, हिंदुत्व की जीत है और हिंदूवादी ताकतों की जीत है। और जो लोग आरोप लगाते थे ने किया है। और साध्वी प्रज्ञा से अपने बंगले पे रवाना हुई, क्योंकि वो जो भोपाल में 5 साल सांसद रही है, तो उनका बंगला अभी भी उन्हें भोपाल के 74 बंगले इलाके में अलॉट है। वहाँ जाते से ही उनका भव्य स्वागत किया गया, यहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार मौजूद थे, कुछ शुभचिंतक मौजूद थे और कुछ पार्टी वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे। और साध्वी ने फिर दोहराया है कि उन्हें जब वो हिरासत में थी या फिर जेल में थी, महाराष्ट्र की जेल में, तरह तरह की यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उनके जख्मों पे नमक तक छिड़का गया और उनसे स्पष्ट किया गया कि ये मारपीट तभी रुकेगी या मारपीट रुक सकती है, आप बरी हो जाओगे। जबकि आप कुछ नेताओं का नाम लो जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, आरएसएस के उस वक्त प्रवक्ता और बड़े नेता रहे राम माधव, ऐसे तमाम नाम साध्वी ने खुद बोला कि एटीएस और एजेंसियां जो जाँच कर रही थी उनका कहना था कि यह सब और मारपीट रुक जाएगी अगर आप इन लोगों के नाम लोगे। लेकिन उन्होंने राष्ट्रभक्ति दिखाई और नाम लेना तो दूर, हिंदुत्व का झंडा उस वक्त भी बुलंद किया जब वे परेशानी में थी, दुख तकलीफ झेल रही थी। क्योंकि 2008 में जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था उस वक्त से ही उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा मोटरसाइकिल के आधार पर हुआ। शुक्रवार के दिन 2008 में मालेगांव में विशेष नमाज पढ़ी जा रही थी, वह ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भोपाल आते से ही बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें ना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित, क्योंकि उस वक्त वे गुजरात अक्सर आती जाती रहती थी, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और हिंदूवादी नेताओं से उनके संपर्क बने हुए थे, तो उनसे नाम लिया गया, उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी, योगी और आरएसएस चीफ और राम माधव का नाम अगर वो लेती है, मतलब फंसाती है, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जी ठीक है अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार साध्वी प्रज्ञा ने कई सारी बातों का खुलासा किया है और कई सारे आरोप भी इस दौरान उन्होंने उस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टियों पर लगाए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन डोंगरे जी जुड़ गए हैं। पवन जी से चर्चा करेंगे। पवन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरह से आप जानते हैं, इस वक्त साध्वी प्रज्ञा का ये बयान, कोर्ट का फैसला लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक सवाल इसमें यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर सभी आरोपी बरी हो गए, तो जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो लोग मारे गए उनका गुनहगार कौन है? जी अभी तो जो लोग बेगुनाह मारे गए उनको तो न्याय मिलना बाकी है ना, उनके लिए, क्योंकि किसी न किसी ने तो ये घटना की है। और देखिए, एटीएस ने जब जो संदिग्ध थे उनको उसके घेरे में लिया, और एटीएस ने क्या कुछ गलत किया था? अगर कुछ न कुछ पुरावे, कुछ न कुछ उनको संदिग्ध लगे, तभी तो उन्होंने ये लोगों को उसके अंदर ऐड किया था। अभी कोर्ट का जो भी निर्णय है, अभी लोग अपील में जाएंगे, अपील में जाने के बाद में उसके पश्चात जो कुछ रहेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आघात किया जा रहा है, मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट रहने के बाद में एटीएस ये इंडिविजुअल एजेंसी है, और जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की थी। मतलब अभी 2014 से लेके आज तक जितने आतंकवादी लोग के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, फिर उन्होंने फ्यूचर में ये बोलना चाहिए कि बीजेपी ने जानबूझ के उनको अटकाया, उनका कोई दोष ही नहीं था। अगर वो निर्दोष है तो साबित करे, छूटे और आगे आए। तो जिस तरीके के बयान ये लोग कांग्रेस के ऊपर दे रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से ये एलिगेट करते हैं, अरे सिर्फ सरकार का होना, ये उस समय के दौरान में हुई घटना थी। एटीएस को इनके ऊपर शंका थी, एटीएस ने इनके ऊपर गुना दाखिल किया। कांग्रेस सरकार होने के नाते उनका क्या रोल है? कांग्रेस सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये था जो उस समय की सरकार थी, मगर रोल तो पूरा एटीएस का है ना। एटीएस ने देखा कि कौन लोग उसमें संदिग्ध थे और उसको उठाया गया। ठीक है पवन जी, अब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर मतलब बहुत कुछ कहा है, सत्ता के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की है, हर बार हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। यदि सभी आरोपी बरी हो गए तो बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता ही है कि आखिर आरोपी कौन है? नहीं, आरोपी तो कांग्रेस ने, जो आरोपी उसका जब संबंध एटीएस ने जोड़ा था सिमी से, तो सिमी को इन्होंने छोड़ करके दोनों बम ब्लास्ट में, चाहे वो मालेगांव का हो या समझौता ब्लास्ट हो, कांग्रेस ने 22 साजिश रच करके हिंदुओं को और भगवा को, सनातन को बदनाम करने के लिए इन्होंने साजिश रची थी। और साजिश रच करके 10 जनपद से, मेरा तो ये आरोप है कि ये साजिश 10 जनपद से रची गई। 10 जनपद के मोहरे सिंधे जी थे गृह मंत्री और चिदम्बरम थे, ये लोग 10 जनपद के मोहरे थे। इन लोगों ने साजिश रच करके भगवा को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए 10 जनपद से साजिश रची गई। और साजिश के तहत प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित जो कि उस समय आर्मी में थे, उनके घर में आरडीएक्स रखा गया और सब लोग बाद में बरी हुए अभी 3 दिन पहले। तो ये कांग्रेस की हिंदुओं को बदनाम करने में दुनिया में हिंदू आतंकवादी है, ये राहुल गांधी जाकर के न्यूयॉर्क में बोल के आते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? सारा रोल कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने ही ये भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा। पवन जी, बात पूरी होने दीजिए। जी अजय जी। और ये कांग्रेस जो है हमेशा से हिंदुओं की देशद्रोही रही है। हिंदुओं को देशद्रोही साबित करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर थोड़ी छोड़ा। कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर को वो सजा दिलवाई जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं किया था, जबकि वो तो पूरी तरह से निर्दोष थी। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उनके साथ महिला कांस्टेबल थी नहीं, पुरुष कांस्टेबल और पुरुष एटीएस के लोग उनको पीटते थे निर्वस्त्र करके। ये कांग्रेस की निर्लज्जता थी। और उनसे किस लिए कि आप आदरणीय मोहन भागवत जी को, ठीक है जी बिल्कुल पवन जी, इस बात का जवाब दीजिए कि एक साध्वी को इस प्रकार से प्रताड़ित करना कि मतलब उनके लंग्स जवाब दे गए, एक महिला को, एक साध्वी को इस तरह से प्रताड़ित करना क्या किस तरह से ये सही है?
एक डॉक्टर हूं। वहाँ पे जांच अधिकारियों ने कहा कि आप पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ ले लीजिए सीएम का, तो आपको बरी कर दिया जाएगा, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मतलब प्रताड़ित करेंगे। कई रिकॉर्ड्स में सारी चीजें नहीं है, ये सारा फेक नैरेटिव बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कांग्रेस को लेकर। मुझे बताइए, ये बता रहे कांग्रेस ने उनको अंदर मारा। अभी मुझे इनको पूछिए कि इनको संविधान के अंदर इतना समझ में आना चाहिए, क्या कांग्रेस वहां अंदर जाके जेल में वहां पे इस तरीके का दुष्कर्म करेगी? क्या कोई भी कर सकता है? ये कर सकते हैं अभी? ये किस तरीके की बात कर रहे हैं इनके प्रवक्ता कि कांग्रेस ने उनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी? और मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मुझे बताइए, किसी की पीठ की हड्डी अगर टूट गई तो वो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं रह सकता है। इतिहास गवाह है, साइंस उसके पीछे का लॉजिक है। ये सारा फेक नैरेटिव ये फैला रहे हैं, और ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए, एटीएस ये अपने आप में एक एजेंसी है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है सेपरेट, और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है, उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिर इसका मतलब है ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीजें हो रही है, तो ये सारा का सारा क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आप सोचिए, ये प्रवक्ता इनकी क्या बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने उनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी, कांग्रेस ने उनको इस तरीके से मारा। ये किस तरीके का फेक नैरेटिव टीवी के ऊपर फैलाते हैं। इनको झूठ बोलो, बोलते रहो, और तब तक बोलो जब तक लोग भ्रमित न हो जाए। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने रोकना चाहिए। जिस तरीके का देश के अंदर, चाहे विकास के नाम के ऊपर होने वाला प्रॉब्लम हो, चाहे आज महंगाई हो, इन सारे चीजों के ऊपर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम लोगों को डिवाइड करो, इस तरीके के फेक नैरेटिव फैलाओ, यही तो इनका कार्य है। दूसरा कार्य मुझे बताइए, समृद्धि महामार्ग रोड के अंदर इतना पैसा डाला, लाखों करोड़ रुपए, आज पूरे के पूरे रोड खराब हो गए, उद्घाटन होने के पहले में पीछे उसके स्लैब गिर रहे। ये सारी चीजों को कवर करने के लिए इनके पास सिर्फ यही मुद्दे बचे हैं कि भारत को हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड करें, लोगों के नाम के ऊपर डिवाइड करें। चलिए, ठीक है। इतनी ही चीज इनमें है। देखिए अजय जी, पवन जी की बातों का आपने सुन लिया होगा, और जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा का भी बयान इस वक्त न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक बड़ी बात जो उनके बयान में निकल के आती है साफ तौर पर, कि भगवा रंग आतंकवाद का नहीं रंग है, बल्कि हरा रंग आतंकवाद का रंग है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ना भगवा को आतंकवाद कर रहा हूँ, ना हरे रंग को आतंकवाद। साध्वी प्रज्ञा तो कह रही हूँ कि 26/11 में जी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये आरएसएस की साजिश है, और उस साजिश की किताब का लोकार्पण करने के लिए ये गए थे। 26/11 जो है मुंबई बम ब्लास्ट, ये कांग्रेस ने कहा, उसको स्टेबल किया। स्टेबल करने के लिए दिग्विजय सिंह वहां गए, और जो इनके मसीहा थे, जिनको ये मसीहा समझते थे, जाकिर हुसैन को, उनकी किताब का लोकार्पण करने के लिए दिग्विजय सिंह गए थे। तो ये कांग्रेस इन चीजों से बच नहीं सकती आज। लेकिन अजय जी, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन ये बात भी सही है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है। इस प्रकार से किसी साध्वी को, किसी महिला को प्रताड़ित करना बहुत गलत है, वो भी जेल के अंदर। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। नहीं, वो आप ठीक कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर साध्वी में प्रज्ञा ने ये कहा है, दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद तो है ही है। अब पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फटते हैं तो हिंदू थोड़ी जाता है, ईसाई थोड़ी जाता है। ठीक जी अजय जी। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा ने एक बड़ा बयान दिया है कि भगवा आतंकवाद का रंग नहीं है। इस पर क्या कुछ अब यहाँ पे प्रतिक्रियाएं मिली जुली सामने आ रही है? कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है। विशेष अदालत ने जब से साध्वी को बरी किया है, वो लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, और सेफरन टेरर को जिन लोगों ने फैलाया था, और जहां तक बात करें तो इन 17 वर्षों में 5 वर्ष वे भोपाल की सांसद भी रही। हमारी उनसे चर्चा भी होती थी, तो वे अक्सर बताती थी कि जेल में उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया गया। हालांकि प्रताड़ना जेल के अधिकारियों, एटीएस और पुलिस की मिलीभगत थी, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ था। उन्होंने स्पष्ट
कई वर्ष पहले ही आरोप लगाए थे, जो मुंबई कमिश्नर थे उस वक्त परमवीर सिंह, कि परमवीर सिंह ने भी उन्हें गलत रूप से फंसाने की कोशिश की थी। इसके अलावा मुंबई एटीएस के महाराष्ट्र के चीफ थे, 2008 में हेमंत करकरे, उनकी 26/11 हमले में मौत हुई थी। अक्सर साध्वी बताती थी कि उन्होंने किस तरह साध्वी को फंसाया, जेल में प्रताड़ित किया और दबाव डाला कि किन किन नेताओं के और बड़े नेताओं के और संघ नेताओं के नाम लेने। तो साध्वी अब भोपाल में ही हैं और भोपाल में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सैफरन टेरर जो दुनिया भर में कांग्रेस के नेताओं ने फैलाया था और जिनमें पी चिदंबरम का नाम सबसे ऊपर था, और इसके बाद दिग्विजय सिंह ने 17 साल बाद भी जब ये फैसला एनआईए की तरफ से जब आया है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, अभी भी मामला गरमाया हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। तो मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी का धमाका सनसनीखेज, इसमें खुलासा हुआ है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया जारी है और बीजेपी भी हमलावर है। फिलहाल आपके साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप स्वदेश न्यूज देखते रहिए तमाम खबरों के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।